Hello class, welcome you again to our YouTube channel. This is कर्तव्य IAS इंस्टीट्यूशन। आपको पता है हमने फ्री कोर्सेज ऑफर किया है आपके लिए पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। ये जो जीएस पेपर 2 है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी जो आप से सवाल पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली जीएस के जो 4 पेपर्स हैं उनमें से जीएस पेपर 2 है, उसमें हम डील कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो आपको पता है पहले भी कुछ क्लासेस हुई है हमारी और उनमें हमने फ्रॉम आर्टिकल 1 टू अप टू आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स तक अभी हमारी जर्नी पहुंची है। उसके पहले हमने सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। ठीक है, भारतीय संविधान के जो अलग अलग उसके फीचर्स हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स हैं, उनके बारे में बात किया है और वो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर उस क्लास को आप समझते हैं या सैलिएंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं तो इन ब्रीफ आपको भारतीय संविधान के बारे में नॉलेज हो जाएगी, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जो भी प्रोमिनेंट फीचर्स हैं हमारे संविधान के, उसकी बात हमने उस वीडियो में किया है। या तो आप जब भी जिस भी सोर्स से आप सैलिएंट फीचर्स समझते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि आपको भारतीय संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी किया था। नेक्स्ट क्लास में हमने फ्रॉम आर्टिकल 5 टू 11 सिटीजनशिप किया था। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 13 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, अंडर फंडामेंटल राइट्स फ्यू आर्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी डन, नेमली आर्टिकल 12, 13, 14, राइट। Three articles we have already dealt with or we have already understood, right? Article 12 was about what? About the definition of state, right? And article 13 was what? The definition of law, right? And article 14 was, equality before law, equal protection of law. So if we exclude these two articles, article 12 and 13, then from article 14 to article 18 it is basically right to equality, right? Right to equality. In the previous class itself I have discussed with you that there are 6 set of rights under the fundamental rights. We have discussed in detail why these rights are called the fundamental rights, right? And other features of fundamental rights we have done in detail. So let's get started and try to understand the next articles which we have left with us. And in this way only we'll be completing the whole fundamental rights, right? In 2-3 classes we'll be doing complete fundamental rights. Okay, so let's understand. You see here I've written here for you again. It ranges, the fundamental right ranges from article 12 to article 35. फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इज द राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक है, उसका प्रावधान है जो हमारे संविधान के अंदर समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए, समानता का अधिकार अत्यंत ही क्रूशियल अधिकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, इसको समझना चाहिए। ये बहुत ही डिजायर्ड प्रिंसिपल है, समानता होनी ही चाहिए हमारे ऑटोनोमस और फ्री एक्सिस्टेंस के लिए। समानता का अधिकार होना परम आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस वजह से और दूसरे कारण से भी आपको ये फंडामेंटल राइट बहुत डिटेल में और अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी बताया आर्टिकल 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार का प्रावधान इन आर्टिकल्स के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं हम। तो आपको मैंने बताया कि आर्टिकल जो है आर्टिकल 12, 13 और 14, 12, 13 एंड 14, इतने आर्टिकल हमने प्रीवियस क्लास में कर रखे हैं ऑलरेडी। तो अभी हम इंटरेस्टेड हैं आर्टिकल 15, 16, 17, 18 करने के लिए, राइट? तो आज हम कोशिश करेंगे राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट ही कर लें, राइट? इसको कंप्लीट कर लें और आर्टिकल 18 तक हम स्टडी कर लें और समझ लें कि क्या मामला है, इनमें क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या प्रोविजंस हैं इसमें समानता के लिए। आर्टिकल 15 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, राइट? तो कुछ आधारों पे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, स्टेट हमारे साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, वो ग्राउंड्स क्या है? वो ग्राउंड्स हैं रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। वो ये ग्राउंड्स हैं रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पे
हमारे साथ में, जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नागरिकों के साथ में आप क्लियर हो जाइए, ये जो राइट है ये सभी के लिए अवेलेबल नहीं है, एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, लीगल पर्सन्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये नागरिकों के लिए अधिकार है। और इसके अंदर हम क्लॉज 1 पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये तो जनरल एक हेडिंग हो गई। आर्टिकल 15 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 पढ़ने की कोशिश करें। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। राइट, इन आधारों पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज बाय आर्टिकल 12। यू हैव अंडरस्टूड वेल कि स्टेट क्या है। स्टेट की डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया था, डिटेल में आपको बताने की कोशिश किया था कि स्टेट क्या है। ठीक है, तो ये रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे स्टेट आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। दैट्स ऑल, इतना आप समझिए। ठीक है, इसमें से एक वर्ड है जो हमने यहाँ पे लिखा है ओनली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं आधारों पे, ये जो 5 आधार लिखे हुए हैं यहाँ पे, बेसिस लिखे हुए हैं, इन्हीं आधारों पे स्टेट सिर्फ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर इनके साथ कोई छठवां आधार भी शामिल हो जाए तो फिर स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं आधारों पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 1 it is said that state cannot discriminate against any individual only on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth, etc. right? So let's understand कि ये only का मतलब क्या है। only का मतलब समझाया मैंने अभी, आप समझिए कि सिर्फ इन्हीं आधारों पे, only on the ground of these 5 grounds state cannot discriminate against any individual other than these grounds। अगर कोई दूसरा ग्राउंड शामिल होता है then discrimination is permissible, वो परमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली का मतलब हमने अभी समझा, फिर से आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यही वर्ड है जो आपको ये समझाएगा कि क्या मामला है। ठीक है, अदर ग्राउंड्स आर परमिटेड। ठीक है, अदर ग्राउंड्स परमिटेड है। लाइक कुछ एग्जांपल्स अगर हम समझने की कोशिश करें, व्हाट अदर ग्राउंड्स कैन बी, द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कोई इंडिविजुअल बहुत मस्कुलर है, किसी इंडिविजुअल की हाइट एक स्टैंडर्ड बेसिस की हाइट है, उसका जो फिजिक है वो कुछ स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उस तरह का है। तो ये क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं? हो सकते हैं ऑब्वियसली। अगर हम बात करें हम अपनी डिफेंस फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, आर्म्ड फोर्सेस की, तो वहाँ पे इस तरह के स्टैंडर्ड्स काम करते हैं। तो आपने देखा कि वहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स काम करते हैं। ठीक है, वहां पे देखिए जेंडर का भी एक बेसिस है वहां पे, मेल मेंबर्स अभी तो हमने काफी लिबरलाइज किया है और जेंडर पैरिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए हमने सीनियर पोजीशंस पे फीमेल्स को, अपनी वीमेंस को हायर करना शुरू किया है। राइट, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी इससे पहले ऐसा नहीं था सिनेरियो। जो हमारे जो कॉम्बैट फोर्सेस के लोग थे, पैरामिलिट्री के फोर्सेस के लोग थे, जो ग्राउंड पे डिफेंस के लिए, जो ग्राउंड पे वॉर फुटिंग लेवल पे वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे हमने फीमेल्स का अपॉइंटमेंट एक तरह से रोका हुआ था। तो व्हाट वाज द बेसिस? फिजिकल स्टैंडर्ड। देखिए, एक बेसिस बन गया जेंडर, तो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, तो ओनली नहीं, दूसरा भी उसमें स्टैंडर्ड हमने लगा दिया, दूसरा भी बेसिस लगा दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड। तो जेंडर प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड। अब तो वो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है वो वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 जो उसमें स्टैंडर्ड्स हैं, जो बेसिस हैं, उनके साथ में हमने एक और को क्लब कर दिया। तो जैसे ही 5वें के साथ में कोई छठवां आएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 वायलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जेंडर के साथ में हमने फिजिकल स्टैंडर्ड को, फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्लूड कर लिया है, इस वजह से अब उसका वायलेशन नहीं हो रहा है। हमारी डिफेंस फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, आर्म्ड फोर्सेस में इस तरह से रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, फीमेल्स को हम बहुत कॉम्बैट जोन्स में भेजते नहीं हैं, और उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स। राइट, कल्चरल प्रैक्टिसेस भी कुछ रिस्पॉन्सिबल हैं, इनका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं हमारे देश के अंदर, हमारी कल्चर ऐसी है कि उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में फीमेल्स ही जाएंगी ज़्यादा, मेजॉरिटी में।
ठीक है, तो आप देखते होंगे एबेंडेंस है उनकी, वो लोग इस कोर्स को ज्यादा परस्यू करती हैं। अगेन नाउ डेज द ट्रेंड इज चेंजिंग, यू नो द मेल देयर मेल काउंटर पार्ट्स आर ऑल्सो परस्यूइंग दोज यू नो कैरियर्स, दोज अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो वो लोग भी कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी वही होती हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व हैं, उनके लिए काफ़ी गवर्नमेंट स्कीम्स यू नो लाती है कि वो लोग ऐसे एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हो पाए। ठीक है, तो आपने देखा ओनली का मतलब क्या है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, राइट? But other than those five bases, if some sixth basis comes into the picture, then discrimination is permissible. तो only का मतलब आप प्लीज फिर से समझिए, only is very important here. You see, यहाँ पे state shall not discriminate against anyone only on the ground of race, religion, caste, sex, place of birth. Only इन्हीं आधारों पे नहीं हो सकता है भेदभाव। इनके साथ में कोई दूसरा आधार आपने ऐड कर दिया, अभी हमने क्या ऐड कर दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड, राइट? अगर वो ऐड कर दिया तो फिर भेदभाव हो सकता है, परमिसिबल है। ऐसे भेदभाव को हम आर्टिकल 15 क्लॉज ए का वायलेशन नहीं मानेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। और आप ये समझिए, दिस राइट यू नो आर्टिकल 15 क्लॉज ए इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट। स्टेट के ही खिलाफ ये अधिकार मिला हुआ है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट यू नो एंटिटीज के खिलाफ ये अधिकार नहीं है। तो स्टेट के ही खिलाफ है ये अधिकार। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल्स वायलेट करते हैं, वो वायलेट करते हैं, तो आप उसके इन्फोर्समेंट के लिए यू नो कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। यही तो मतलब है कि ये यू नो स्टेट के अगेंस्ट ही अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 2। Let's understand. Article 15 clause 2. No person shall be denied admission into public places such as cinema halls, public roads, restaurants, wells, bathing ghats, etc. तो ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक यू नो के लिए बनाई गई जगह है ये सारी, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी इंसान को एडमिशन करने से मना नहीं किया जा सकता। हॉस्पिटल्स हैं, मैंने लिखा नहीं है, आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये सारे पब्लिक प्लेसेस हैं, यहाँ ये जो जगह है, सिनेमा हॉल्स, पब्लिक रोड्स, रेस्टोरेंट्स, यू नो वेल्स, यू नो ट्यूब वेल्स और द बाथिंग घाट्स, हमारी रिवर्स में जो बाथिंग घाट्स हैं, दीज आर मेंट फॉर द पब्लिक यूज, राइट? और यही कारण है कि इन जगह पे एंट्री के लिए, एडमिशन के लिए जाने से किसी इंडिविजुअल को रोका नहीं जा सकता है, राइट? किसी को भी रोका नहीं जा सकता है और स्टेट ऐसा होने नहीं देगा। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन, राइट? इनका एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है। अगर इनका एडमिशन डिनाई किया गया तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का वायलेशन है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है, ये अधिकार डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ मिला हुआ एक अधिकार है। आर्टिकल 17 को इसके साथ में क्लब करके अगर हम पढ़ें तो फिर ये काफी यू नो इलेबरेट हो जाता है। आर्टिकल 15 इज अबाउट यू नो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये एक तरह से अनटचेबिलिटी को भी खत्म करने का अधिकार है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे एंट्री करने से हम नहीं रोक सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस, सेक्स ऑफ बर्थ एटसेट्रा। ठीक है, तो आपने समझा। देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है, ये लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करते हैं। ये लोग एक तरह का यू नो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं स्टेट की अथॉरिटी पर और प्राइवेट इंडिविजुअल्स की अथॉरिटी पर। देखिए आप एक चीज समझिएगा, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो था, क्लॉज 1 जो था, वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है, जबकि आर्टिकल 15 क्लॉज 2 स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दोनों प्राइवेट एंटिटीज और लीगल पर्संस दोनों के खिलाफ अवेलेबल है। ठीक है, आप ये समझिए प्लीज। आप कोई भी किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता सिनेमा हॉल्स में जाने से, पब्लिक रोड्स पे जाने से, रेस्टोरेंट्स में जाने से। अगर किसी ने रिस्ट्रिक्ट किया तो इन्फोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगी बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 32। ठीक है, क्योंकि ये जो राइट है ये प्राइवेट के खिलाफ भी अवेलेबल है। इट इज नॉट अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट, ओनली अगेंस्ट स्टेट ओनली आर्टिकल 15 क्लॉज 1 इज अवेलेबल, राइट? अगर वो वायलेट प्राइवेट के लोग करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में रेमेडी के लिए नहीं जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू अवेल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट?
But as far as Article 15 Clause 2 is concerned, Supreme Court is duty bound to avail remedy, right? Constitutional remedy by virtue of Article 32. ठीक है, तो आप ये भी बात दिमाग में रखिए प्लीज। और अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2 को क्लब कर दें, तो ये जो दोनों अधिकार हैं ये स्टेट को एक तरह से एडवाइजरी देते हैं, गाइडलाइन देते हैं और उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि देखिए आप भेदभाव नहीं करेंगे। किन ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करेंगे? पब्लिक एक्सेस में, जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भेदभाव को रोकने के लिए ये अधिकार है। ये दोनों अधिकार इक्वलिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करते हैं। इसके बाद जो दूसरे सब क्लॉजेस हैं या क्लॉजेस है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं बिकॉज दीज राइट्स आर अ काइंड ऑफ एडवाइजरी और अ काइंड ऑफ इनेबलिंग इनेबलिंग मेजर फॉर द स्टेट। ये इनेबल करते हैं, इस वजह से ये इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। एक एक आर्टिकल को हम पढ़ लेते हैं। ये जो इनेबलिंग क्लॉजेज हैं, इनेबलिंग आर्टिकल्स हैं, नेमली आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये इनेबलिंग है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं या उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 ये स्टेट के लिए एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, इस वजह से ये इक्वल राइट टू इक्वलिटी के अंदर, राइट टू इक्वलिटी के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करते हैं या उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम समझते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इट कन्फर्स पावर ऑन द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो वीमेन एंड चिल्ड्रन है उनके बेटरमेंट के लिए स्टेट को ये राइट कन्फर करता है, अथॉरिटी कन्फर करता है, उनको पावर देने का काम करता है कि स्टेट टाइम टू टाइम वीमेन एंड चिल्ड्रन के बेटरमेंट के लिए कानून बनाएगा और उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कानून बनाएगा और प्रोविजन बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्स एलोन इज बिकमिंग द ग्राउंड। जेंडर इन जनरल या तो सेक्स अकेले ही एक आधार बन रहा है भेदभाव का। आप देख रहे हैं हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में और मना किया है क्लियरली कि ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। इनके अलावा कोई दूसरा ग्राउंड भी अगर आ जाए तब भेदभाव परमिसिबल है। लेकिन आपने यहां देखा कि जेंडर और जनरली और पर्टिकुलरली सेक्स इज बिकमिंग सोल ग्राउंड फॉर द डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी वजह से आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को हमने ऐड किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको हमने एग्जेम्पशन कर दिया है, राइट, दिस इज एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे सेक्स एलोन इज गेटिंग बिकमिंग द ग्राउंड फॉर द डिस्क्रिमिनेशन or the positive kind of discrimination. That's why we have made provisions for the reservation of seats in the public employment for the women. And our women has got the reservation for the seats to contest the Panchayati Raj elections, third tier government system. The Panchayati Raj and municipalities, they have got the reserve seats for themselves. So here gender or in general or the sex in particular is becoming the sole ground for the affirmative action to ensure the betterment of the women and children, right? So this is about article 15 clause 3. It is enabling clause, right? It is enabling clause. Next one is article 15 clause 4. Let's read this. The first constitutional amendment act 1951 made provision for the article 15 clause 4. Be clear, article 15 clause 4 was added by the virtue of first constitutional amendment act 1951. ये पहला संविधान संशोधन 1951 करके हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया था। और इसमें हमने क्या किया है, क्या ऐड किया है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लास पीपल। जो बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, जो इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड लोग हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं हमारे सोसाइटी के, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ऐड किया था कि स्टेट शैल टेक इनिशिएटिव, स्टेट शैल मेक लॉज, मेक प्रोविजंस टू इंश्योर द बेटरमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लास पीपल, राइट। तो ऐसा ठीक है, ये भी आपने समझा। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाके हमने ये ऐड किया था एंड इट इज अबाउट रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, particularly the public funded educational institutions
इनमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का प्रोविजन किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में, और ये बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, उसमें हमने बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है कि पार्लियामेंट कानून बना के या तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेके, वेलफेयर मेजर्स के थ्रू उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी हमारी सरकार। दूसरा, और इसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर ऐड किया था, एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 लाके हमने ऐड किया है कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अगर छोड़ दीजिए तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पब्लिक फंडेड है या सेमी पब्लिक फंडेड है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के अंदर उनको जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का प्रोविजन किया है, ठीक है। तो आपने समझा कि आप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 ये इनेबलिंग क्लॉजेज हैं, ठीक है। ये इनेबल करते हैं और ये इंपावर करते हैं, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को आगे बढ़ाते हैं, उस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझा। लेट्स मूव अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल। एक बात आपको आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में और समझनी है। तो हमने कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो एडमिशन का प्रोविजन है उसमें रिजर्वेशन का प्रोविजन करेगी सरकार टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट ने एक्ट्स भी बनाए हैं, कानून पास किए हैं और उनमें रिजर्वेशन का प्रोविजन किया हुआ है। लेकिन एक एग्जेम्पशन है उसमें, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सोनली साइंटिफिक डिस्कवरीज में, साइंटिफिक स्टडीज में इन्वॉल्व है। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोनली साइंटिफिक स्टडीज में इन्वॉल्व है। ऐसी इंस्टीट्यूशंस में हमने रिजर्वेशन को एग्जेम्प्ट किया है। फर्स्ट एग्जेम्पशन वाज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड द सेकंड एग्जेम्पशन इज द द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर प्योरली रिसर्च एंड द साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। ऐसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसेज, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये रिसर्च में इन्वॉल्व है, राइट, प्योर साइंस की स्टडी कर रहे हैं और न्यू डिस्कवरीज करते हैं टाइम टू टाइम। ऐसे इंस्टीट्यूशन में हमने एडमिशन के अंदर रिजर्वेशन को मना कर दिया है, एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो आप कंटेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया, ओबीसीज को रिजर्वेशन या बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। ठीक है, आपका कंटेस्ट ठीक है, रिजर्वेशन पर से इज नॉट बैड, रिजर्वेशन एक अच्छी बात है, अफर्मेटिव एक्शन है। कई लोग उसको बुरी तरह से देखते हैं, इट इज़ अप टू देयर नॉलेज कि वो उसको कैसा समझते हैं, कैसा देखते हैं। बट अगर हम हिस्ट्री में जाएं, बैकग्राउंड देखें और प्रेजेंट कंडीशन जो सिनेरियो है हमारा, उसमें जो अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लोग हैं, उनका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, उनका जो एजुकेशन का स्टेटस है, वो सारा अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको पता चलेगा हम फिर रिजर्वेशन को जस्टिफाई करेंगे और रिजर्वेशन होना चाहिए ऐसी हम बात करना शुरू कर देंगे। So many people are there who oppose the policy of reservation। वो नहीं चाहते कि रिजर्वेशन रहे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, तो या एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों के लिए। तो ये उनकी राय है, वो अपनी राय रखने के लिए आज़ाद है। बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न, सो रिजर्वेशन, द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इज द गुड वन, राइट। हाँ, रैशनलाइजेशन हो सकता है, इसमें हम इसके रिव्यू के लिए काम कर सकते हैं, इसका इवेल्युएशन कर सकते हैं, इसके प्रभाव क्या हुए, इतने टाइम से हमने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया हुआ है, क्या फायदा हुआ है, जो हमारे एम्ड जो ड्रीम्स थे उस टाइम पे जब हमने ये प्रोविजन बनाए, क्या वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स है, उस पर बात की जा सकती है, राइट। अदरवाइज ये जस्टिफाइड है इनका होना, ठीक है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में क्यों मना कर दिया? देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर लाइक वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होगी, डेवलपमेंट होगा और न्यू डिस्कवरीज होंगी, वहाँ पे हम मेरिट सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हम रिजर्वेशन दे के जो लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आते, या तो हम दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में उनको एडमिशन देते हैं। आप समझिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs, IIMs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो नेशनल इमिनेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हम परमिट करते हैं एडमिशन के लिए। बट साइंस या रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पे हम मना करते हैं, ताकि हमारी रिसर्च की क्वालिटी अप टू द मार्क रहे और रिसर्च हमारी जो है या डेवलपमेंट जो नेशन का है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वो हैम्पर ना हो। तो अच्छी बात है, अंडरस्टेबल है, और हम समझ सकते हैं कि हाँ ऐसी जगहों पे हम एग्जेम्पशन दे सकते हैं, रिजर्वेशन हटा सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा है। ये आर्टिकल 15 के सारे क्लॉजेस पढ़ लिए, आप समझिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5। ठीक है, सारे क्लॉजेस को पढ़ लिया डिटेल में। आप फिर से बैक जाके आप फिर से पढ़िए, उसको दिमाग में रखिए, याद करने की कोशिश करिए कि किस पर्टिकुलर क्लॉज में क्या बात की गई है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 इज अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट, फॉर ऑल सिटीजन्स। जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको जो पब्लिक रोजगार है, जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी सर्विसेज हैं, उनके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके अंदर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। इन आधारों पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपने नागरिकों के साथ में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है? स्टेट के अंदर जो ओपनिंग्स आती हैं, जो स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। स्टेट क्या है? आर्टिकल 12 के अंदर हमने आर्टिकल 12 के अंदर पढ़ा हुआ है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। आप समझिए, सबको बराबरी का अधिकार है, सारे नागरिकों को बराबरी का अधिकार है। बी क्लियर, नागरिकों को अधिकार है, और सारे पर्सन्स को नहीं है, लीगल पर्सन्स को और प्राइवेट एलियंस को ये अधिकार नहीं है। ठीक है, आप समझिए, उनको ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार सोनली सिटीजन्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 के अंदर हमने पढ़ा कि सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का अधिकार है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो ये हमने ये दोनों प्रोविजन पढ़ लिए। तो फर्स्ट प्रोविजन भी ऑलमोस्ट वही बात करता है कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, और सिटीजन्स के लिए रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर इनके लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए, क्लॉज 1, क्लॉज 2 आर्टिकल 16 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 16 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 4A, क्लॉज 4B, क्लॉज 5, ये जो इतने बचे हुए क्लॉजेज हैं, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। अगेन, जो आर्टिकल 16 क्लॉज ए, क्लॉज 1, क्लॉज 2 है, ये स्टेट्स के लिए एक बाउंडेशन बताने का काम करते हैं। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करने का काम करते हैं कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट भेदभाव नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपने नागरिकों के साथ। ठीक है, तो ये स्टेट के ऊपर एक तरह का प्रतिबंध है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है और वो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जो बचे हुए क्लॉजेज हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 4A, सब क्लॉज ए, क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, क्लॉज 4 सब क्लॉज बी, एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 5, ये जो क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज हैं, ये किस चीज की बात करते हैं? ये इनेबलिंग क्लॉजेज हैं, इनेबलिंग आर्टिकल्स हैं। ये इंपावर करते हैं स्टेट को कि स्टेट ऐसा करे और अफर्मेटिव एक्शन ले और स्टेट इक्वालिटी इंश्योर करे। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो देखते हैं हम आर्टिकल 3 क्लॉज, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, ये रेसिडेंस को एक बेसिस मानता है। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज to ensure the to ensure or to make the residence as one of the basis for the public employment opportunities, right? तो स्टेट को एक बेसिस बना दिया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर जाने के लिए, रेसिडेंस को एक बेसिस बना दिया है। तो ऐसा हमारे संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड एज द रेसिडेंस एक्ट। तो हमने क्या किया? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज रेसिडेंस एक्ट 1957 पास किया, और इसके अंदर हमने प्रोविजन किया कि कुछ स्टेट्स हैं या कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे रेसिडेंस एक आधार बन सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में फायदा पाने के लिए या उसमें जाने के लिए। ठीक है, ये ऐसा आधार बन सकता है। आपने शुरू में पढ़ा कि हमने मना किया है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट
any individual for as far as the public employment opportunities are concerned on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth etc. तो प्लेस ऑफ बर्थ को हमने मना किया है, फिर यहाँ रेजिडेंस को क्यों बना दिया ग्राउंड? तो आप समझिए रेजिडेंस को ग्राउंड बनाया है। समस्या थी आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अदर यूनियन टेरिटरीज एंड मणिपुर में हमने ये प्रोविजंस टेम्परेरी लागू किया हुआ था। ठीक है, 1957 के अंदर एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957, और इस एक्ट के वर्च्यू से हमने इन एरियाज में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर रेसिडेंस को एक बेसिस बनाया और उनको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में प्रिविलेजेस दिए, उनको विशेषाधिकार दिए, और इस तरह से हमने आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का एक तरह से वायलेशन किया, बट ये एग्जेम्पशन है। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी प्रोविजन था, 1974 में ये प्रोविजन खत्म हो गया है, अभी ये प्रोविजन फोर्स में नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू आर्टिकल 16 क्लॉज 4, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है। स्टेट इज empowered to make laws to take measures to ensure the reservation for the backward classes. The people who are economically, socially and educationally backward in our society, particularly caste is the basis, because if we try to find out the deprivation in our society, if we try to find out the deprivation in our society, then economic status, you can find out the deprivation on the basis of caste only, right? The upper caste, lower caste, so called upper caste, lower caste communities are there in our country, in our society. So upper caste people are comparatively more well to do, they are wealthy people, comparatively. Exceptions are everywhere, yes, this is reality. There's nowadays so many upper caste people, upper caste families, you can encounter that they are not very well to do, they are also struggling a lot to live a dignified life. But it is brute reality that most of the so-called lower caste people, the particularly the SC ST community people and the OBC, other backward class people, are comparatively more deprived and more economically and socially backward people, right? So educationally also, so उनके एम्पावरमेंट के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन करने के लिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर प्रोविजन किया है। मंडल कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया। ब्रीफ में मंडल कमीशन को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मंडल कमीशन कंस्टिट्यूट किया था, आपने देखा यहाँ पे आर्टिकल 340 का यूज करके। आर्टिकल 340 इज अबाउट टाइम टू टाइम द कमीशन शैल बी कंस्टिट्यूटेड टू लुक इनटू द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड पीपल। तो जो अदर बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास पीपल हैं, उनके स्टेटस को रिव्यू करने के लिए और उनके बैकवर्डनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, इस बात की स्टडी करने के लिए, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, इस बात को समझने के लिए टाइम टू टाइम बैकवर्ड क्लास कमीशंस का कंस्टिट्यूशन होता रहा है। फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कंस्टिट्यूट किया था, उसके बाद सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड। दिस कमीशन वाज कॉल्ड द मंडल कमीशन बिकॉज बीपी मंडल वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम हम मंडल कमीशन करके भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द इमिनेंस ऑफ ऑनरेबल बीपी मंडल। ये एक पार्लियामेंटेरियन थे और काफी महान इंसान थे। इन्होंने एक्चुअली, इनकी महानता ये है कि इन्होंने सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को उसको इम्प्लीमेंट होने में काफी मदद किया, और जो हमारे समाज में अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जो समस्याएं थी, उनमें रिजर्वेशन के लिए जो कंस्टिट्यूट की गई थी जो कमिटी, तो उसके अंदर इन्होंने 27% रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन किया। ठीक है, तो क्रेडिट इनको जाता है। बीपी मंडल साहब एक अच्छे इंसान थे और अच्छे लीडर थे। तो ये एक एमपी थे, इन्होंने मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन कंस्टिट्यूट किया, राइट, 1979 में। दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। 1979 के अंदर this commission was constituted by Morarji Desai government. The chairman of this commission was BP Mandal. That's why this commission is prominently known as the Mandal Commission also. 1979 is the date. 1979 I am writing here again for you. This commission was constituted. So this commission's mandate was to look into the economic and social and education status or the condition of the बैकवर्ड पीपल,
उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर को देखना, और वो उनका स्तर ऐसा क्यों है, अच्छा है या बुरा है, अगर बुरा है तो बुरा क्यों है, क्या फैक्टर्स हैं जो उनके इस स्टेटस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके इस स्टेटस को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या मेजर्स ले गवर्नमेंट कि उनका ये जो स्टेटस है, जो बैकवर्डनेस है इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली, वो उनका ये स्टेटस खत्म हो जाए, वो भी फॉरवर्ड हो जाए, वो भी इंक्लूड हो जाए गवर्नमेंट के अंदर, और वो भी तरक्की कर लें, वो भी पढ़ लिख लें, वो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आ जाए। तो क्या करे सरकार, ये सारा मंडेट था बीपी मंडल कमीशन का। बीपी मंडल कमीशन ने 1918 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, एंड ही वाज लाइक 3443 कास्ट ग्रुप्स, they constituted 52% population of the country, they are backward class people। उन्होंने जो स्टडी किया, उन्होंने ये स्टडी किया कि 3743 3,500 मोटा मोटा अगर आप बोले, इतनी कास्ट कम्युनिटीज हैं, कास्ट ग्रुप्स हैं जो बैकवर्ड क्लास के अंदर आती हैं। और अगर इन सारे कास्ट ग्रुप्स को या सब कास्ट ग्रुप्स को हम मर्ज करें तो 52% पॉपुलेशन होती है भारत देश की। तो 52% आबादी भारत देश की, या 3,743 कास्ट कम्युनिटीज ऐसी हैं जो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टडी किया, एंड दिस स्टडी वाज सरप्राइजिंग। ही वाज वेरी ऑनेस्ट टू फॉर हिज स्टडी। वो बहुत ऑनेस्ट थे, उन्होंने कोई गेम नहीं किया, कुछ डेटा नहीं छिपाया, और ऑनेस्टली हमारे जो देश की रियलिटी थी, जो हमारे देश के मेजॉरिटी पॉपुलेशन का स्टेटस था, उसको बताने का काम किया। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, ये जो इन्होंने 52% पॉपुलेशन की बात किया, और इस 52% पॉपुलेशन में SC ST कम्युनिटीज इन्वॉल्व नहीं है। आप समझिए, SC ST जो जिनको वेल नोन बैकवर्ड पीपल हैं हमारे देश के, मिसफॉर्चुनेटली ऐसा बोलने में हमको शर्म आनी चाहिए और आती भी है, जो आप SC ST कम्युनिटी के लोगों का नाम आते ही वी आर लाइक दे आर इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल। मिसफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है हमारे देश में, और ऐसा है भी अभी भी। ठीक है, तो ये जो 52% इन्होंने बताया, इसके अंदर SC ST कम्युनिटी के लोग नहीं थे। आप सोचिए कि अगर SC ST कम्युनिटी के लोगों को भी ऐड कर दें इसमें, फिर तो ये प्रोपोर्शन 70-80 हो जाएगा। तो क्या हमारे देश के अंदर सिर्फ 10% लोग, 12% लोग ही वेल टू डू हैं, वेल्दी हैं थे उस टाइम पे? मोर और लेस अभी भी ये डेटा बहुत बुरा नहीं है, ऐसी ही स्थिति है, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये मिसफॉर्चुनेट है। मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड, दे आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, they are living very abject poverty, under very abject poverty, very deplorable condition they are living in, right? So their living standard, their livelihood, everything is under the question, right? So this was the status. He recommended for the 27% reservation for the other backward class people, right? And in this way the SC plus ST plus OBC, the total reservation provision became the 50%। 50% का रूल फॉलो किया इन्होंने, 27% रिजर्वेशन की वकालत किया। बोला देखिए भाई, अगर 27%, 27% रिजर्वेशन अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में देते हैं अदर बैकवर्ड क्लास लोगों को, जो ये कास्ट ग्रुप्स है 3,743, तो फिर कुछ हम सोच सकते हैं कि इनका इंक्लूजन होगा, इनका अपलिफ्टमेंट होगा, इनका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, और इनके एजुकेशन के लेवल में भी तरक्की आएगी। ठीक, ऐसा दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ ऑनरेबल बीपी मंडल, who was the chairman of Mandal Commission। So let's move ahead and try to understand। In 1990, 10 सालों के बाद almost, VP Singh government came into the power, and he declared, the VP Singh government declared that this reservation is going to be reality, the 27% reservation is going to be reality for the other backward class people, right? तो ऐसा कर दिया। इसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ 1991 में ही, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज लाइक उन्होंने दो बदलाव कर दिए, दो अलग सिस्टम की बात किया। ही वॉज लाइक ये जो रिजर्वेशन हम 27% देंगे,
the economic condition should be the criteria or should be the basis. This was a welcome measure, right? ये अच्छी बात थी। देखिए ब्लाइंडली हम किसी कास्ट ग्रुप को, किसी रिलीजन ग्रुप को, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन की बात करें तो ये बात बहुत लॉजिकल नहीं है। किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी में यस इट मे बी रियलिटी की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन और द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एज ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी और द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मे बी इन पुअर कंडीशन, बट फ्यू एक्सेप्शंस मे बी देयर। कुछ अपवाद हो सकते हैं जो बहुत ही प्रॉस्पेरस हैं, बहुत ही वेल टू डू हैं, बहुत ही वेल्दी हैं। तो अगर हम ब्लाइंडली रिजर्वेशन का प्रोविजन करेंगे तो फिर बेनिफिशियरी जो हमारा टारगेट है, जो बेनिफिशियरी होने चाहिए, जो ट्रू बेनिफिशियरी होनी चाहिए, तो हमारी जो स्कीम है वो टारगेटेड नहीं होगी, वो एम्बिगुअस होगी और जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं वो भी उस स्कीम का फायदा उठा पाएंगे और ऐसे में जो डिजर्विंग लोग हैं वो फायदे से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात किया। ये जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी इन्होंने कहा कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे और एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि उस पर्टिकुलर अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के अंदर इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। उनके अंदर भी असेसमेंट किया जाना चाहिए कि कौन अमीर है कौन गरीब है। देयर शुड बी अ बेंचमार्क फॉर द इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप वेल टू डू हैं, भले ही उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, देन यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द reservation, benefit of the reservation. So this was a welcome move. That's why the creamy layer concept came into the picture, right? Creamy layer. So the creamy layer people amongst those communities which were supposed to be backward or which were backward in reality, after the study of BP Mandal Commission, तो उनके अंदर भी क्रीमी लेयर्स को छोड़ के दूसरे लोगों को रिजर्वेशन का फायदा दिया जाना चाहिए। दिस वाज डन इन द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। द सेकेंड मेजर दे सजेस्टेड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इन्होंने कहा ठीक है, वो जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ में जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके अंदर भी कुछ लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। दिस इज रियलिटी। ये अच्छी बात है, सही बात है। ये जरूरी नहीं है कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय फैमिली में है या उस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप में है तो वो गरीब नहीं हो सकते। आज काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जो उस तरह की कंडीशन में है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है या रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो इन्होंने 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया एंड ही वॉज लाइक कि जो 10% रिजर्वेशन उनको मिलेगा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है अपर कास्ट के अंदर। देन इन 90 अब क्या हुआ इनकी दोनों रिकमेंडेशन का। फर्स्ट रिकमेंडेशन वाज द लॉजिकल, ये इसको मान लिया कोर्ट ने। 1992 में मंडल केस के अंदर कोर्ट ने वर्डिक्ट सुनाया। द फर्स्ट रिकमेंडेशन बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट और द फर्स्ट इनिशिएटिव बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज अप्रिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट and Supreme Court was like, okay, introduce the creamy layer concept. It is the logical one. The next recommendation of extra 10% reservation for the extremely weaker section people amongst the upper caste community people, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, ये 10% रिजर्वेशन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये स्टेटस था। अभी आपको क्या लगता है कि क्या ये 10% रिजर्वेशन एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लोगों को मिलता है? हाँ, मिलता है। ये मोदी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया, उन्होंने एक्ट पास किया 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 के अंदर 103 संविधान संशोधन के अंदर उन्होंने ये 10% रिजर्वेशन की बात किया एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए और ये एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने। ठीक है, और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपहोल्ड किया। ठीक है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द केस। इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ये जो लेजिस्लेशन पास किया था 103वां संविधान संशोधन और उसमें 10% रिजर्वेशन की बात किया था अपर कास्ट के लोगों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। यही कारण है कि अभी प्रेजेंट स्टेटस जो है उसमें 10% रिजर्वेशन का प्रावधान है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी। दे बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, राइट, स्टिल दे आर इंटाइटल्ड टू enjoy the 10% reservation in the seats, right, in the public employment, etc. as far as they are economically weaker, they belong to economically weaker section people, right? तो
इकोनॉमिक स्टेटस एक बेंचमार्क है, अगर आपकी इनकम उस पर्टिकुलर सीलिंग से कम है, आपकी लैंड होल्डिंग कम है, अब तो तरह तरह के क्राइटेरिया हैं, आप डिटेल में पढ़िएगा। तो अगर आप उसके अंदर आते हैं तो 10% का रिजर्वेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ whether you don't belong to the OBC community, you belong to general community, you are entitled to get the reservation of 10%, by virtue of 103rd Constitutional Amendment Act 2019, and Supreme Court upheld this in Janhit Abhiyan versus Union of India case 2022. So this is the present scenario. Let's move ahead and try to do the next article. The great article I have written here for you, Article 17, Abolition of Untouchability. Abolition of Untouchability, छुआछूत का खात्मा। छुआछूत का जो कंसेप्ट है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी बात कौन करता है? आर्टिकल 17 करता है, अनुच्छेद 17 करता है। देखिए छुआछूत का क्या मामला है। छुआछूत के खिलाफ कानून बनाने की या ऐसा मूल अधिकार, समानता का अधिकार लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ी? हमारे देश के अंदर छुआछूत एक इतिहास है, छुआछूत का एक बहुत ही नोटोरियस हिस्ट्री है हमारे देश के अंदर। द कास्ट इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री, इन आवर सिस्टम। सो द कास्ट हायरार्की इज देयर, the so called upper caste, lower caste people are there, in our society, and you must be familiar about this concept of the caste hierarchy. At the top of the hierarchy are the Brahmins, and then Kshatriyas, and then Vaishyas, then Sudras. तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसी हायरार्की है। लेट मी राइट हियर फॉर यू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। दिस इज द कास्ट हायरार्की। the Brahmin, Kshatriyas are the upper caste people, and Brahmin, Kshatriyas, Vaisyas are the upper caste people, and the Sudras are the lower caste people. So these तो बहुत डेरोगेटरी ये इंस्टीट्यूशन था, इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करना चाहते हैं। इसका ओरिजिन क्या है, रिलीजियस बैकिंग इस कंसेप्ट की क्या है, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल है, उस पर हम ना बात करें तो अच्छा है, ठीक है। और देखिए ढेर सारे लोग इसके ये जो कंसेप्ट है कास्ट इंस्टीट्यूशन का, इसको जस्टिफाई करते हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि ये बना रहे और आज भी कास्ट इंस्टीट्यूशन वो फोर्स में रहे, उसको प्रैक्टिस में लाएं। ये बहुत मिसफॉर्चुनेट है। द पीपल हु थिंक लाइक दिस, दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट अंडरस्टैंड, वो समझते नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह की बात बोल रहे हैं, और उनके स्पीच से, उनके ये ओपिनियन से हमारे देश का क्या होगा, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की बातों को फैला के या इस तरह की बातों में भरोसा रख के। बट मिसफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी, राइट। सो ये कास्ट हायरार्की है, और इस हायरार्की के अंदर ये जो शूद्रास कम्युनिटी के लोग थे, हिस्टोरिकली इनके साथ अनटचेबिलिटी या डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। तो इसी बैकग्राउंड के अंदर हमारे संविधान में जब फोरफादर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, देन दे वर लाइक, नो, वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द अनटचेबिलिटी, वी आर गोइंग टू डू अवे विद द अनटचेबिलिटी। अब हम अनटचेबिलिटी को खत्म करेंगे, कानूनी रूप से खत्म करेंगे। अब अनटचेबिलिटी नहीं रहेगी, छुआछूत नहीं रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसा देखिए जो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट है ये लिटरल सेंस में नहीं है। आप लिटरली इसको ना लीजिए कि ठीक है अनटचेबिलिटी का मतलब मैंने टच कर लिया, तो लिटरल सेंस तो यही हुआ, ग्रामेटिकल सेंस तो यही हुआ कि मैंने टच किया या नहीं टच किया। अनटचेबिलिटी वाज मच मोर देन द लिटरल सेंस, आप इसको लीजिए। अनटचेबिलिटी का मतलब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ प्रिजुडिस्ड होना, उसको उसको अंडरमाइन करना, उसकी पोटेंशियल को अंडरमाइन करना, उसको उसके स्टेटस को अंडरमाइन करके जज करना, और उसके लिए डेरोगेटरी आइडियाज अपने माइंड में रखना, ठीक है, और उसको कंपैरेटिवली लोअर समझना। तो ये जो हमारा माइंडसेट है उसके लिए एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, इन सारी, अगर वो हमने दिमाग में जस्टिफाई कर लिया दे आर नॉट वर्दी पीपल, तभी तो हम उनको एब्यूज कर पाएंगे, उनके लिए गलत ख्याल रख पाएंगे, उनके लिए गलत बातें बोल पाएंगे, ठीक है, यही है। तो अगर ऐसा है तो ऐसा अब नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि अनटचेबिलिटी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये अपराध है, और ऐसा करने से संविधान हमारा मना करता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूल अधिकार है। अगर कोई भी इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, प्रोपगेट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो पीनल प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी हम एक्ट्स की बात करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे फोर फादर्स, पर्टिकुलरली B.R. अम्बेडकर, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, he was very visionary,
and he himself has gone through tremendous persecution due to his caste group, right? तो वो जिस पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उसी कारण से चाइल्डहुड में ही उनके साथ एक्सट्रीम लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हुआ और अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट उनके साथ एक्सरसाइज किया गया, उनको ह्यूमिलिएशन हुआ, उनको ह्यूमिलिएट किया। और उनकी यूथ एज में भी व्हेन ही बिकेम वेरी लर्नेड पर्सन ही केम बैक टू इंडिया for the national service, then also he encountered so many instances of the untouchability and the discrimination, right? And this custom was very derogatory. He himself has written so many instances, right, in his autobiography. तो उन्होंने कई जगह पे ऐसा एक्सप्लेनेशन किया है। तो वो ही वॉज वेरी टच्ड about this issue. That's why he has made provision in our constitution, and he has declared that untouchability is the fundamental right. Right against untouchability is the fundamental right. तो वो उन्होंने ऐसा प्रावधान किया है। ठीक है, untouchability in all forms and manifestation to be abolished. It is punishable offense. तो अनटचेबिलिटी को किसी भी फॉर्म में किसी भी मैनिफेस्टेशन में हमने उसको एबॉलिश करने का रेजोल्यूशन लिया है कि हम खत्म करेंगे। और अनटचेबिलिटी को एक्सरसाइज करना, उसको प्रीच करना, प्रोपेगेट करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, आर्टिकल 35 के अंदर आपको हम बताएंगे आगे चल के कि पार्लियामेंट को ताकत है कि जो फंडामेंटल राइट सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है उनके एग्जीक्यूशन को इंश्योर करने के लिए आवर पार्लियामेंट इज इंटाइटल टू मेक लॉज, राइट। तो पार्लियामेंट ने हमारी आर्टिकल 35 के अंदर जो ताकत मिली है उसका यूज करते हुए अनटचेबिलिटी का इन्फोर्समेंट इंश्योर करने के लिए, पीनल प्रोविजंस बनाने के लिए कानून बनाए हैं। द फर्स्ट कानून वाज मेड दिस अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया था 1955 में, और इसके अंदर पीनल प्रोविजंस किए थे कि भाई अगर आपने अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज किया तो आपको पनिशमेंट होगा। ये जो पनिशमेंट था, दिस पनिशमेंट वाज नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। ये जो ऑफेंस किया आपने अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करके, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, राइट। तो मतलब इसको लीगल लैंग्वेज में अगर समझे तो छोटा सा अपराध था, कॉग्निजेबल नहीं था। ठीक है, दूसरा ये बेलेबल ऑफेंस था, मतलब इसमें आपको इमीडिएटली बेल का प्रोविजन है, बेलेबल ऑफेंस है, बेल हो जाएगी। इसको नॉन बेलेबल होना चाहिए था। अच्छा, आप एक बात समझिए, अनटचेबिलिटी इज नॉट द स्मॉल इश्यू, ये छोटा मुद्दा नहीं है। किसी की डिग्निटी हर्ट करना, किसी को प्रीजुडिस्ड होके उसको नीचा दिखाना, किसी को एब्यूज करना क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दिस इज वेरी डेरोगेटरी। और ये जो कानून था, इसने जो पीनल प्रोविजंस बनाए थे, दीज प्रोविजंस वर वेरी लाइट। You see, non-cognizable offense. There should have been, cognizable offense and bailable था ये non-bailable होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने untouchability offenses एक्ट 1955 के अंदर अमेंडमेंट किया, और हमने अमेंडमेंट किया ये 1976 में, और इसका नाम हमने चेंज करके रख दिया सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955, राइट। In 1976, the name of this act, Untouchability Prohibition Act or Protection Act, was changed, and it was renamed as the Civil Rights Protection Act 1955. और इसके अंदर हमने जो प्रोविजंस थे, पीनल प्रोविजंस, उसको मोर स्ट्रिंजेंट बनाने का काम किया। द नेक्स्ट अमेंडमेंट वाज डन, SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. दिस अमेंडमेंट वाज डन इन 2015। ठीक है, तो इतने सुधार करके हमने ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ कानून बनाए। और अभी जो स्टेटस है अनटचेबिलिटी के खिलाफ, अगर आप अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है, और ये जो आपका ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल बन जाता है। ठीक है, तो अभी जो प्रोविजंस हैं वो काफी, पीनल प्रोविजंस हैं वो काफी स्ट्रिंजेंट है कंपैरेटिवली जो हमने एक्ट बनाया था 1955 के अंदर। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं कि अगर किसी ने अनटचेबिलिटी एक्सरसाइज किया या उसने किया, तो जो हमारा 2015 के अंदर जो एक्ट हमने बनाया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या पीनल प्रोविजंस है, या तो क्या बात अनटचेबिलिटी को अमाउंट करेगी, आप समझिए। फोर्सिंग टू वोट फॉर सम इंडिविजुअल और सम पॉलिटिकल पार्टी और नॉट टू वोट। हम किसी भी इंडिविजुअल को, SC/ST कम्युनिटी के इंसान को, हम किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को या पार्टी को वोट करने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं, ना तो उसको वोट करने से रोक सकते हैं।
ना तो उसको वोट करने के लिए बोल सकते हैं। वी कैन अपील, हम डिग्निफाइड तरीके से अपील कर सकते हैं कि आप उनको वोट करिए ऐसा करके। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, अगर वो वोट कर रहे हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट यूज फोर्स और द यू नो ड्यूरेस, वी कैन नॉट प्रेशराइज देम to vote in the favor of someone or some political party, or to not vote to someone or some political party, ऐसा। Second, we cannot force to contest them or not to contest them, हम उनको चुनाव लड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। वी कैन रिक्वेस्ट अगेन, एंड वी कैन नॉट फोर्स कि वो चुनाव ना लड़े, उनको चुनाव लड़ने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। एंड दे कैन नॉट बी फोर्स टू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। द नेक्स्ट वन इज we cannot illegally acquire their lands, the lands which belong to SC ST community people, we cannot illegally acquire their land। ऐसा किया हमने तो ये कानूनी अपराध है, और ये SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 का वायलेशन माना जाएगा। और इसके साथ में हम नहीं क्या कर सकते हैं, वी कैन निग्लेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बाय नॉन SC ST पब्लिक सर्वेंट ऑफ SC ST। अगर कोई SC ST कम्युनिटी का इंडिविजुअल किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाता है जो नॉन SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर उसकी अपील पे, उसके रिक्वेस्ट पे उसने अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया या ड्यूटी करने को इग्नोर किया, निग्लेक्ट किया, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको, अगर कोई भी SC ST कम्युनिटी के इंडिविजुअल की या कम्युनिटी की ग्रीवांस है तो उसका प्रॉपर रिड्रेसल करना चाहिए। अगर उसका रिड्रेसल नहीं होता, देन SC ST कम्युनिटी पीपल कैन गो टू द कोर्ट एंड इन्वोक दिस SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 2015 अमेंडमेंट एक्ट, राइट। वो इसको इन्वोक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम पुलिस स्टेशन में गए थे, पुलिस ने हमारी कंप्लेन फाइल नहीं किया है। पुलिस को कंप्लेन फाइल करना पड़ेगा, जो भी मैंडेट है जो पब्लिक सर्वेंट्स का, वो मैंडेट पूरा करना पड़ेगा एज फार एज इश्यू ऑफ द SC ST कम्युनिटी पीपल इज कंसर्न। सी ये जो मैंडेट है उनको तो किसी भी कंडीशन में फुलफिल करना चाहिए। दे आर ड्यूटी बाउंड टू फुलफिल दोज मैंडेट जो भी सपोज्ड है, उनसे ड्यूटी जो डिजायर्ड है। बट फॉर द SC ST कम्युनिटी पीपल इट इज क्लियरली रिटन इन आर्टिकल 16 itself that the public servants cannot deny them to discharge their duties as far as the issues pertaining to the SC ST community people is concerned, right? So let's move ahead and try to understand the next one, establishing special courts। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर ही ये प्रावधान किया गया है कि स्पेशल कोर्ट्स का कंस्टिट्यूशन किया जाएगा, जहां पे SC ST कम्युनिटी के लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनका डिस्प्यूट है। ऐसे डिस्प्यूट्स को के स्पीडी ट्रायल के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए स्पेशल कोर्ट्स का कंस्टिट्यूशन होगा, ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में डिले ना हो और जस्टिस डिलीवरी अप्रोप्रिएट टाइम पे हो, फेयर एंड फाइन तरीके से जस्टिस डिलीवरी हो सके। ठीक है, कंपेलिंग देम टू डिस्पोज डेड बॉडीज एंड कार्केस ऑफ द एनिमल्स एटसेट्रा। हम SC ST कम्युनिटी के लोगों को कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो डेड बॉडीज को, चाहे ह्यूमन डेड बॉडीज हो या एनिमल कैरकास हो, एनिमल्स की डेड बॉडी हो, उसको वो डिस्पोज करें, ऐसा हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनली आवर कल्चर, आवर सोसाइटी हैज kind of vested them with the duty to dispose the dead bodies। traditionally it is again very misfortunate। तो उसी को खत्म करने के लिए वो प्रथा, आपने भी परिचित होंगे कि हमारे अगर गांवों में डेड बॉडीज होती थी, एनिमल कार्केस होता था, तो उसको डिस्पोज कौन करता था? SC ST कम्युनिटी के लोग, हमारे भाई बंधु, वो ऐसा काम करते थे। तो ऐसा वो विलफुली नहीं करते थे। हिस्टोरिकली हमने जो अपर कास्ट कम्युनिटी के लोग थे हमारे समाज में, उन्होंने इम्पोज कर दिया था कि तुम यही काम करोगे, यू डिजर्व दिस जॉब ओनली, राइट। दिस वाज वेरी मिसफॉर्चुनेट। और यही कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एट्रोसिटीज के खिलाफ जो SC ST के लिए जो हमने अभी प्रावधान किया है 2015 के अंदर, जो कानून बनाया है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST, तो उसके अंदर हमने प्रावधान किया है कि हम ऐसा काम करने के लिए उनको फोर्स नहीं कर सकते। और मैं आपसे अपील करूंगा कि ऐसा काम अगर कभी आप करते हुए देखें, आप उनको काउंसिल करें, आप उनसे बात करें कि कोई फोर्स या कोई ड्यूरेस, कोई प्रेशर तो नहीं है उनके ऊपर ऐसा काम करने के लिए। अगर ऐसा है तो वो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर उनको ग्रीवांस रिड्रेसल मिलेगा। तो ऐसा, और कई लोग इकोनॉमिक कंपल्सन के अंदर ऐसा काम आज भी करने के लिए तैयार है मैनुअली।
these works are very hazardous. They play with the, they play with the, poison. The manual scavengers are there. The people who get into the, the drainage system, वो क्लीन करने के लिए हमारे जो सीवर पाइपलाइंस हैं उसके अंदर वो जाते हैं, फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. दिस इज वेरी मिसफॉर्चुनेट. एंड वेरी ऑफन यू मे हैव heard that the incidents of the casualties, so many people die by exposing themselves in the through the poisonous gases. तो उस नाले के अंदर poisonous gases है, वहाँ पे वो expose होते हैं. they don't wear the safety gear, the basic safety, the mask, the helmet, they don't wear, they don't afford. And the ठेकेदार्स, the contractors exploit their economic condition. वो उसको exploit करके उनका शोषण लगातार करते हैं और इस तरह से उनकी मौत होती है काफी लोगों की कैजुअलिटी होती है. तो आप देखिए कि हमने कितने अधिकार लिख लिए हैं अपने संविधान के अंदर, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अनटचेबिलिटी नहीं होगी. स्टिल दे आर द पीपल आर लिविंग, आवर पीपल आर लिविंग इन वेरी डिप्लोरेबल कंडीशन. उनके बेटरमेंट के लिए हमको भी एक आवाज उठानी पड़ेगी, हमको भी एक चेतना का समाचार लेके जाना पड़ेगा समाज में. एटलीस्ट कि वी आर स्टूडेंट्स, we are involved in some different work which needs comparatively more focus, more concentration. तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. बट अगर हमारी सराउंडिंग में इस तरह की कोई घटना होती है, then we must take cognizance of that, those incidents. एंड हम अपनी कैपेसिटी में अगर उनकी कुछ आवाज़ बन पाए, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू वेरियस चैनल्स, तो हमको उनकी वॉइस को रेस करना चाहिए, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए और हमको इंश्योर करना चाहिए कि वो भी हमारी जैसी ही डिग्निटी डिजर्व करते हैं और उनके साथ भी फेयर ट्रीटमेंट हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उनकी भी कंडीशन बेटर हो. वो हमारे भाई बंधु हैं, वो हमारे को सिटीजन्स हैं. ठीक है, ऐसा ठीक है. तो ये हमने पढ़ लिया. डिस्पोज करने से मना करेंगे. थ्रेटनिंग टू इम्पोज सोशल और इकोनॉमिक बाइकॉट. हम अपने SC ST कम्युनिटी के लोगों को थ्रेटन नहीं कर सकते, धमकी नहीं दे सकते हैं कि उनका इकोनॉमिक या सोशल बाइकॉट कर दिया जाएगा. ऐसा होता है देन दे कैन सीक द रिड्रेसल फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. राइट, लेट्स कम टू द आर्टिकल 18. आर्टिकल 18 पढ़ने की कोशिश करते हैं. अभी हमने आर्टिकल 17 कंप्लीट कर लिया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर्टिकल 18 इज अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. जो टाइटल हैं वो एबोलिश कर दिए गए. टाइटल नहीं दिया जा सकता हमारे देश के अंदर किसी को भी. तो इसके कुछ कुछ दूसरे आर्टिकल्स हैं जो सब क्लॉजेज हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं. अच्छा देखिए, आर्टिकल्स खत्म क्यों किया हमारे संविधान के अंदर? क्या आर्टिकल को लेके कोई समस्या थी? देखिए, हिस्टोरिकली अंग्रेजों के टाइम से या उससे भी पहले मनसबदारी इंस्टीट्यूशन था, मुगल्स के टाइम पे, और फिर अंग्रेजों के टाइम पे भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन वर्क करते थे. तो कई हमारे लोग जो ऑनरेबल लोग थे, उनको कई तरह के टाइटल्स दिया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग. they got certain titles, राज बहादुर, महाराजा, राय साहब, दीवान साहब, राय बहादुर. राइट, तो आपने सुना होगा, अभी भी आपने सुना होगा कोई महाराजा आपके एरिया में रहते हैं. पुराने वो जो महाराजा लोग हुआ करते थे, उनके वो क्या है, वारिस हैं, उनके वो वो बच्चे हैं या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ऐसा. तो आज भी उनको कई लोग महाराजा करके संबोधित करते हैं, राय साहब करके संबोधित करते हैं, या तो राय साहब, दीवान साहब. तो ये जो ट्रेडिशन थी, ये इक्वलिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ थी. आप समझिए कि वी आर लिविंग इन फ्री इंडिया. देयर इज नो राय साहब, नो राय बहादुर, महाराजा, नो बडी. राइट, वी ऑल आर इक्वल. तो कोई भी राजा कोई रानी नहीं है यहाँ पे, हम सारे लोग बराबर हैं और हमको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है. देन वाई शुड दीज टाइटल्स कंटिन्यू? इसी वजह से हमने आर्टिकल 18 के अंदर प्रोविजन किया कि अब भाई कोई राय बहादुर, कोई राजा साहब, कोई दीवान साहब, कोई नहीं होगा, सारे लोग बराबर हैं और ये टाइटल्स खत्म कर दिए गए. ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है. इसी कारण से हमने ये आर्टिकल ऐड किया है कि कोई टाइटल नहीं होगा. टाइटल खत्म हो जाएगा, देन वी आर ट्राइंग टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी. राइट, इक्वलिटी है, समानता है, तो कौन राजा कौन रानी, वी आर ऑल इक्वल. इवन आवर प्रेसिडेंट इज इक्वल टू अस. राइट, हमारे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक क्वालिफिकेशन है उनकी, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, दे वॉन द इलेक्शन. ठीक है, वो ऑफिस पे है, बट एज फॉर एज द लीगल स्टेटस इज कंसर्न, तो हम सारे बराबर हैं. राइट, उनको उनके ऑफिस की वजह से कुछ प्रिविलेजेस हैं ताकि वो अपने ऑफिस की ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्पोज कर पाए. दैट इज द डिफरेंट थिंग. राइट, तो ऐसा यही कारण है कि हमने ये आर्टिकल ऐड किया.
आर्टिकल 18 के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 प्रोहिबिट्स स्टेट टू कंफर्म एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो ये स्टेट को मना करता है, स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। तो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल के अलावा स्टेट किसी को कोई टाइटल कन्फर नहीं करेगा, नहीं देगा। ठीक है, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल को क्यों एग्जेम्प्ट कर दिया? देखिए ये मेरिट बेस्ड टाइटल्स हैं। एकेडमिक टाइटल्स अगर मैंने डॉक्टरेट कर लिया, देन आई एम डॉक्टर लियाकत हुसैन, राइट, तो ऐसा। और तो किसी ने कोई दूसरा अचीवमेंट किया, हमारे मिलिट्री के लोगों में अलग अलग रैंक होती है, मेजर, कर्नल, राइट, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ऐसा करके ये जो मिलिट्री डिजिग्नेशंस हैं, जो टाइटल्स हैं और एकेडमिक टाइटल्स हैं, इनके अलावा कोई भी टाइटल वैलिड नहीं है। स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी इंडिविजुअल, कोई किसी को कुछ भी टाइटल नहीं देगा। आपके दिमाग में एक सवाल शायद आ रहा होगा कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो अवार्ड्स हैं ये क्यों दिए जाते हैं? ये भी तो टाइटल है। तो आपको अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, दीज आर नॉट टाइटल्स, ये टाइटल नहीं है। ये कंट्रोवर्सी हुई थी, फिर उसके बाद हमने अभी सेटल मामला है, दीज आर नॉट टाइटल्स, राइट। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में आपने पढ़ा कि स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी इंडिविजुअल except the military and academic titles, right? The second one, article 18 clause 2 prohibits Indian citizens receiving any title from the foreign state। ये जो इंडियन सिटीजन्स है उनको फॉरेन स्टेट का कोई टाइटल एक्सेप्ट करने से मना करता है। ठीक है, जैसे मैं ऑर्डिनरी सिटीजन हूं इंडिया का, मैं फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर ऐसा करना है तो नहीं कर सकता मैं। दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ आर्टिकल 18 क्लॉज 2। ठीक है, लेकिन इसके साथ में कुछ ऑनरेरी टाइटल्स हैं, कुछ ऑनरेरी टाइटल्स हैं, जैसे निशान पाकिस्तान। तो कुछ देश के ऐसे रिगार्डेड टाइटल्स हैं, वो कन्फर हो सकते हैं, वो कई बार कन्फर होते हैं। हमारे लीडर्स को भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या दूसरी सरकारों ने, दूसरे देशों की सरकारों ने कई टाइटल कन्फर किए हैं। बट दीज टाइटल्स डज नॉट टेंट अमाउंट टू द टाइटल विच वी हैव विच वी अंडरस्टैंड अंडर आर्टिकल 18। तो वो आर्टिकल 18 का जो टाइटल है वो उस टाइटल के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द थर्ड, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 prohibits foreigners working with the government to receive any title or any award from the foreign government without prior sanction, without prior permission of the इंडियन गवर्नमेंट, राइट। तो ऐसे विदेश के लोग, जो दूसरे देश के लोग हैं, जो हमारी सरकार में काम कर रहे हैं, हमारी सरकार में एम्प्लॉयड हैं, रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल और एनी अवार्ड फ्रॉम एनी फॉरेन गवर्नमेंट। वो फॉरेनर्स हैं, ऑफ कोर्स वो विदेशी हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के अंदर जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक वो कोई फॉरेन अवार्ड या फॉरेन टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रायर सैंक्शन नहीं करती है, प्रायर परमिशन नहीं देती है, तब तक वो कोई विदेशी टाइटल या तो अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज रियलिटी कि वो विदेशी हैं। तो विदेशी लोग जो हमारे साथ में काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनको भी हमने टाइटल एक्सेप्ट करने से मना किया हुआ है, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको परमिट ना करे। तो आपने देखा, इस तरह से हमने पढ़ लिया इसको। एक चीज आपको समझना है कि देयर इज नो पार्लियामेंट्री लॉ फॉर द वायलेशन। ठीक है, अगर वायलेशन होता है, कोई वायलेशन होता है, किसी फॉरेनर ने जो इंडिया के साथ काम कर रहा है, उन्होंने कोई टाइटल एक्सेप्ट कर लिया, देन देयर इज नो पीनल प्रोविजन, देयर इज नो लॉ टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट, राइट। मिसफॉर्चुनेटली अभी तक हमने ऐसा कानून नहीं बनाया या कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। तो ये ऐसी बात है जो कोई जल्दी वायलेट नहीं करता है, या तो ऐसी इंस्टेंस नहीं आई है, इस वजह से हमने अभी तक ऐसा कोई कानून आर्टिकल 35 का यूज करके नहीं बनाया है। ठीक है, तो आपको ये समझना है, देयर इज नो इन्फोर्समेंट एज फार एज आर्टिकल 18 इज कंसर्न। तो बस ये एडवाइजरी है, ये एक सजेशन है लोगों के लिए, और लोग प्रॉपरली फॉलो करते हैं इस बात को। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने। नेशनल अवार्ड्स की बात कर लें, पद्म, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई है। ठीक है, इनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि ये भी एक तरह के टाइटल ही है। ठीक है, तो ये टाइटल है कि नहीं, मैंने शुरू में बताया ये टाइटल नहीं है। आपको लग सकता है ये टाइटल है, अगर ये टाइटल होते तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 का वायलेशन हो जाता और हमारे अवार्ड डिसकंटिन्यू हो जाते। लेकिन आपको पता है हमारे अवार्ड्स अभी भी कंटिन्यू करते हैं, और हम अपना पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न अवार्ड
कंटिन्यूसली हम कन्फर कर रहे हैं अपने लोगों को डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करने के लिए देश के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ एक हिस्ट्री है, समझते हैं। दीज नेशनल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, राइट। 1954 में ये नेशनल अवार्ड्स, ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू was the prime minister of India. He was the great personality, great freedom struggle leader, right? So he instituted these awards in our system, right? He introduced these awards. So basically four awards, the national awards are there, Bharat Ratna, Bharat Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and Padma Shri, and other awards are also there. Gallantry awards are also there for our defense forces and all. So in 1954, these awards were instituted by Pandit Jawaharlal Nehru government, right? You keep this in your mind. In 1977, when Janata Party came into the picture, they came into the government. Morarji Desai was the prime minister. This time is aftermath of the emergency. They suspended the national awards for some time. So our awards were suspended from 1977 to 1980. Again in 1980, Indira Gandhi came into the power, and she again started or resumed the awards confirmation or the conferment of the awards. तो in the 1977 में ये सस्पेंड कर दिया। 1954 में शुरू हुए थे अवार्ड, 77 में इसको सस्पेंड कर दिया मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने, और 1980 में इंदिरा गांधी ने इन अवार्ड्स को फिर से कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया कि वेदर दीज अवार्ड्स आर टाइटल्स और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में इस अवार्ड को अपहोल्ड किया। उन्होंने बोला नो, दीज अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स, ये अवार्ड टाइटल्स नहीं है, और इस तरह से ये अवार्ड्स कंटिन्यू करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट वाज लाइक कि मेरिट जो है वो रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए। कोई इंडिविजुअल अगर डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल है साइंस में, पीस में, गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर ऐसी सर्विस लोग आर्ट एंड कल्चर में ऐसी सर्विस लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उनको उनकी इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, उनकी टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। एंड दीज अवार्ड्स आर अ वे ऑफ रिकॉग्निशन, उनको रिकॉग्निशन मिले ताकि हमारे लोग ऐसे काम करने के लिए मोटिवेट हो, उनको मोटिवेशन मिले, और वो और बढ़ चढ़ के नेशनल सर्विस में काम करें, नेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करें। तो इस तरह से जस्टिफाई करते हैं हम नेशनल अवार्ड्स को। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कहा कि ये नेशनल अवार्ड्स जो हैं इनको हम अपने नाम के या तो जो अवार्डीज हैं उनके प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते, राइट। अगर हम प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में ये अवार्ड्स यूज करते हैं तो फिर वो अवार्ड्स फॉरफिटेड हो जाएंगे, वो जब्त कर लिए जाएंगे, वो अवार्ड नहीं रह जाएंगे। जैसे सो मेनी इंडिविजुअल्स हैं, लता मंगेशकर जी हैं, ग्रेट सिंगर, और उनको कोई अवार्ड दिया है, ठीक है, भारत रत्न दिया है, तो उनका अवार्ड जो है वो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं भारत रत्न लता मंगेशकर? ऐसा बोलते हैं कई लोग, रफली लेमैन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, बोलते भी हैं लोग, बट रिस्पॉन्सिबली हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हम वो जो अवार्डी हैं उनका जो अवार्ड है, जो डिजिग्नेशन है, जो रिकॉग्निशन दी गई है देश के द्वारा, उसको हम प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, और वो नहीं यूज करते हैं, दूसरे लोग जो उनके बारे में बात करते हैं वो यूज करते हैं कई बार। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। आर्टिकल 18 क्लॉज 1 वायलेट होता है। ठीक है, तो ऐसा है। अवार्ड्स की बात करें, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स हैं। इस तरह से हमने अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया फ्रॉम आर्टिकल 15 टू आर्टिकल 18। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडीइंग द नेक्स्ट आर्टिकल, Article 19, Article 20, 21, right? Right to freedom. Let me write here for you. Right to freedom. So we'll discuss this right to freedom in our next class. So let's wind up our discussion for today, right? You go through each and every aspect of our video, try to understand each and everything, and you feel free to ask questions. You write in comment section whatever you feel like. If you face any problem from my part, then you can suggest some corrective measures for me also. I am open, because my motto is to teach you properly. So your suggestions are very very welcome to us.
We read very sincerely each and every comment written by you. So please write your comments and you raise your questions, whatever you think in your mind, you write in the comment section. We'll reach out to you through comments and through other various channels, and we'll try our level best to, to redress your grievance, to answer your questions, right? Thank you for watching. Thank you. Take care. Best of luck. Thank you.